बहू की माँ आई ससुराल पार्ट 2। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सरोज के अपनी बेटी आरोही के ससुराल में आने से ससुराल में बहुत सारा क्लेश होने लगता है और दोनों भाइयों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। तभी स्वरा उन दोनों को एक दूसरे की कॉलर से हाथ छुड़वा कर कहती है, बस बहुत हुआ आप दोनों का। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले जिगरी भाई आज एक दूसरे का कॉलर पकड़ने पे उतर आए। ये क्या हो गया है प्रतीक जी? चिराग तुम भी? जो भी है आपस में बैठकर ठंडे दिमाग से सोच कर तय होगा। यूं हाथापाई लड़ाई झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। शुरू हो गया इस महानता की मूरत का भाषण। इंसान को लोरी नहीं, स्वरा के भाषण सुना दो, 1 मिनट के अंदर गहरी नींद आ जाएगी। चलिए अब आप दोनों दफ्तर के लिए निकलिए, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। आरोही जरा रसोई में आओ और मेरी मदद करो। जैसे तैसे स्वरा बहू लड़ाई को रोक देती है, लेकिन दोनों भाई फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते और मुंह मोड़ते रहते। पर स्वरा अपने टूटते हुए परिवार को एक साथ जोड़े रखने के लिए जी जान लगा देती है। देवराज का 61वां जन्मदिन आता है और इसी मौके पर घर में पिछले कुछ दिनों से काफी अशांति फैली हुई है। ससुर जी का जन्मदिन आ रहा है, वो भी 61वां। मैं इस खुशी के मौके को बिल्कुल भी नहीं मेरे हाथ से जाने दूंगी। इस घर में फिर से खुशियां आएंगी। अब जल्दी से सारे सामान की लिस्ट बनाती हूँ और हाँ, ससुर जी की फोटो का केक बनाऊंगी। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो। अपनी शक्ल को केक पर देखकर ससुर जी बहुत खुश हो जाएंगे। स्वरा अब देवराज के जन्मदिन की तैयारी में जुट जाती है। वहीं सरोज ये सब सुन लेती है और जन्मदिन के दिन वो देवराज के केक को चुपके से फ्रिज से बाहर निकाल लेती है। अब इस केक पर बनी देवराज की शक्ल को मैं ऐसे जोकर की तरह बिगाड़ दूंगी कि बस सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सरोज पाइपिंग बैग से केक पर देवराज की शक्ल को बिगाड़ देती है और जोकर की तरह बना देती है। स्वरा पूरे घर की सजावट करती है और शाम को बर्थडे पार्टी में, हैप्पी बर्थडे ससुर जी, ये लीजिए आपका तोहफा। हैप्पी बर्थडे दादू, ये लो, मैं आपके लिए ये ग्रीटिंग कार्ड लेकर आया हूँ, मैंने खुद बनाया है। अरे धन्यवाद नक्श बेटा। अरे भाई, केक शेक है कि नहीं जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे पार्टी में? हैं? हाँ, मुझे भी केक खाने का बहुत मन है, जल्दी से केक लाओ। अभी लाती हूँ, जरा सब्र तो रखो। स्वरा केक रसोई से बाहर लाती है और केक को खोलती है। देवराज अपनी शक्ल को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है स्वरा बहू? तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ? हाय दैया, समधी जी, आप तो एकदम ठठोलिया विदूषक लग रहे हैं। क्या स्वरा अपने ससुर का कोई इस तरह मजाक उड़ाकर अपमान करता है क्या? सच में जिठानी जी, आपसे ये उम्मीद ना थी। अरे स्वरा बहू, तू कब से इतनी बिगड़ गई? तुझे अपने ससुर का भी लिहाज नहीं रहा क्या? लेकिन सासू माँ, मैंने तो केक ऑर्डर करते वक्त सही फोटो भेजी थी। ये जरूर केक शॉप में ही किसी ने किया होगा। एक खुशी का मौका मिला था, वो भी हाथ से छूट गया। हमें ज्ञान के मोती बटोरती रहती हो, लेकिन असलियत में तो तुम्हें जरूरत है उनकी। सरोज और आरोही की ये चाल भी कामयाब हो जाती है। ऐसे ही सरोज अपनी बेटी आरोही के दिमाग में ससुराल वालों के खिलाफ का पेट्रोल भरती ही रहती है। आरोही, हमने हमारे मकसद को आधा तो पूरा कर दिया है। जो सास तुझे पूछती तक नहीं थी, वो अब तेरे गुणगान गा रही है, और जो बहू सबकी इतनी चहीती थी, आज सब उससे नफरत करने लग गए हैं। बस थोड़े दिन और, फिर जब समधी जी, देवराज, स्वरा और प्रतीक यानी कि तेरे जेठ जेठानी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे ना तो पूरी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। हाँ मम्मी, यू आर राइट, थैंक यू। अगर आप मेरे इस सोए हुए दिमाग को नहीं जगाती तो न जाने मेरी जिठानी किन किन चीजों पर कब्जा कर बैठती। अब अगली चाल की तैयारी करते हैं। स्वरा तो छत पर कपड़े सुखाने गई है और कुछ ही देर बाद बरखा भी छत पर वो सुबह का कौन सा वाला विटामिन लेते हैं,
वो वही अंग्रेजी बाराखड़ी में AXYZ, नहीं विटामिन जेड, उफ़ो इट्स विटामिन डी मम्मी। हाँ वही। तो तेरी सास बरखा अब जाएगी ऊपर विटामिन डी लेने के लिए, और उसके आने से पहले हम छत पर साबुन का पानी डाल देंगे, जिससे बरखा जोर से कमर के बल गिर जाएगी और उसे लगेगा कि ये सब स्वरा ने किया है। दे ताली। जी बात। आरोही छत पर साबुन का पानी डाल देती है और जब बरखा वहां धूप लेने आती है तभी जमीन पर पैर फिसल कर वो धड़ाम से गिर जाती है। मामा मेरे कमर। सरोज और आरोही छुपकर ये सब देखते हैं और खूब हंसते हैं। एक दिन जब दोनों भाई में से प्रतीक घर पर कम पैसे देने लगता है तब क्यों? मैं क्यों पूरे पैसे दूं? जब चिराग आधे से भी कम पैसे देगा तो मैं भी कम ही दूंगा। मेरी भी मेहनत की कमाई है। मुझे दूसरों की तरह गद्दार होकर पैसों को छुपाना नहीं आता। जो है वो साफ है। प्रतीक भाई, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे फिर से इन सब मामलों में मत घसीटिए। फिर से मुंह मत चला, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आइए तोड़िए। नहीं, आज तो आप तोड़ ही दीजिए मेरा मुंह। देखता हूँ ना मैं भी कैसे तोड़ते हैं आप मेरा मुंह। तेरे तो। प्रतीक और चिराग में फिर से लड़ाई होने वाली होती है कि तभी बरखा जोर से चिल्लाती है। शांत, एकदम शांत। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों को अपनी तनख्वाह नहीं देनी है ना, मत दो, अपने पास ही रखो। अगर आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते तुम दोनों तो फिर अलग हो जाओ। अब इस घर का बंटवारा होगा। इस घर में अब एक चूल्हा नहीं, 2 अलग अलग चूल्हे जलेंगे। एक तरफ स्वरा और प्रतीक रहेंगे तो दूसरी तरफ आरोही, चिराग और नक्श। और मैं कहाँ रहूंगी फिर? छत पर? नहीं सरोज जी, आप और हम अपने अपने कमरे में ही रहेंगे। अब बस यही फैसला है हमारा। जिसे जो सोचना है सोच लो, जो करना है कर लो। बहुत दिलचस्पी है ना परिवार को बिखेरने की, तो अब बिखर ही जाने दो परिवार को। सभी बरखा के इस फैसले को सुनकर चौंक जाते हैं और घर का 2 हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। स्वरा और प्रतीक अपनी अलग अलग शुरुआत करते हैं। सरोज की चाल अब पूरी टेढ़ी हो जाती है। ये क्या, इस कहानी ने तो अजीब सा ही ट्विस्ट ले लिया। बेवकूफ बुढ़िया। ये बरखा भी ना बंटवारा सुना दिया। बंटवारे की जगह दोनों बेटों को प्रॉपर्टी का हिस्सा देकर अलग अलग रहने को कह देती। अरे दिमाग होगा तब ये ऐसा सोचेगी ना। एक दिन सरोज जब एक ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने जाती है तभी वहां पर एक ज्वेलरी सेट चोरी हो जाता है और सीसीटीवी फुटेज में ये पता चलता है कि एक आदमी ने ये चोरी की है, जिसके पीछे सरोज भी जाती है और उससे बात करती है। अरे आप सबकी अकल क्या घास चने गई है? मैंने कहा ना, मुझे एक फोन कॉल आया था इसलिए मैं उस आदमी के पीछे गई थी और मैंने उस आदमी से बात नहीं की। वो खुद ही मुझे बबली नगर का पता पूछ रहा था और मैंने उसे पता बताया, फिर वो चला गया। अरे सीसीटीवी में ये सब कैद हुआ है, लेकिन क्या बातें हुई ये तो नहीं सुनाई दे रही ना। तो आप सब किस बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना है ना, अब सीधे अदालत में जज साहब के सामने कहिएगा, प्लीज। हद है, ये आदमी पागल है क्या? इसको मैं बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या इसे? चलो अब अदालत में ही फैसला होगा और जब मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी ना तो तुझे डंडे से मार मार कर तेरा बैंगन का भरता बना दूंगी। देखियो बस तू। सरोज ने कोई चोरी नहीं की थी। अब वो वकील को ढूंढती है, लेकिन वकील मिलने पर वो पैसे मांगता है। अब मैं मुफ्त में थोड़ी ना आपका केस लड़ूंगा सरोज जी। वैसे भी ज्वेलरी की चोरी हुई है, छोटी मोटी केस है, निपट जाएगी। थोड़ी सी ही रकम है, जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए वरना जेल में डाल दिया जाएगा आपको। कल सुबह कोर्ट की हियरिंग है सरोज जी। हाँ ठीक है, मेरी आरोही बेटी है ना, उसके होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन जब सरोज आरोही से पैसे मांगने जाती है तो क्या? नहीं, मैं तो एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी आपको। मेरे बच्चे का, मेरा और मेरे पति का फ्यूचर है। वाह जी वाह, गलतियां करो आप और उसकी कीमत चुकाए हम। जाइए यहाँ से। तभी स्वरा वहां आती है और वो सरोज को पैसे देती है।
लेकिन स्वरा बेटा, तुम क्यों? प्लीज मना मत कीजिए सरोज आंटी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने कोई चोरी नहीं की है। अब आप जल्दी से जाइए और लॉयर को ये पैसे दे दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। सरोज की आंखें भर आती हैं और वो स्वरा के गले लगती है और फिर घर से बाहर निकलकर उसे एहसास हो जाता है जो मैंने अपनी बेटी को सिखाया, आज उसने उसी का रंग दिखा दिया।